बच्चों, आज कोविड-19 से पूरा विश्व जो है वो त्रस्त है इस महामारी से, जिसके कारण जो है आपका पठन पाठन भी जो है वो रुका हुआ है। तो आपकी सुरक्षा को ध्यान में रख करके जो है वो ऑनलाइन कक्षा की व्यवस्था जो है वो बेनी प्रसाद सिंह सोमवंशी महाविद्यालय औरखंड के द्वारा की गई है। तो आज मैं आपके साथ जो है प्रश्न पत्र का नाम है आरंभिक स्तर पर भाषा का पठन एवं लेखन एवं गणितीय क्षमता का विकास, और इसमें टॉपिक है कि पठन एवं लेखन। तो बच्चों, बालक जो है वो जो बोलता है, सुनता है, लिखता है, पढ़ता है, ये सभी जो है वो भाषाई कौशल का विकास जो है वो बालक का प्रारंभिक स्तर से ही होना प्रारंभ हो जाता है। बालक जब प्राथमिक कक्षा में जाता है तो उस समय बालक के इन कौशलों का विकास उचित रूप से हो सके, इसके लिए जो है वो शिक्षक को ध्यान रखने की आवश्यकता है। शिक्षक जो है बालक से अधिक जो है वो पठन और लेखन को करवाए, जिसके परिणाम स्वरूप बालक का वह भाषाई कौशल जो है उचित रूप से जो है वो विकसित हो सके। तो अब हम देखते हैं कि पठन का अर्थ। अंग्रेजी के रीडिंग शब्द का जो है वो दो प्रकार, उसका दो अर्थ निकलता है, एक है पठन और दूसरा है वाचन। लेकिन इन दोनों शब्दों में अंतर है, इन दोनों शब्दों के भाव में भी अंतर है। पठन का अर्थ है कि सर वाचन और गौण वाचन, इसके अंतर्गत जो है वो दोनों जो है वो समाहित है। और जो वाचन है, वाचन का तात्पर्य है कि बालक जो है वो आवाज करके, बोल करके सस्वर, जिसे हम कह सकते हैं कि सस्वर वाचन जो है वो बालक करे, बालक के मुंह से आवाज निकले और श्रोता जो है उसका आनंद प्राप्त करे, उसे हम वाचन कहते हैं। तो पठन और वाचन में यही अंतर है, उसमें दोनों तथ्य समाहित हैं, मौन वाचन का भी और सस्वर वाचन का भी। और वाचन में खाली सस्वर वाचन ही किया जाता है। तो पठन के लिए जो है वो दो प्रमुख आधार हैं, एक है वाचन मुद्रा, और एक है वाचन शैली। वाचन मुद्रा से तात्पर्य है कि बालक जो है वो किस भांति से वो खड़ा होता है, किस भांति से बैठता है, किस प्रकार से पुस्तक को पकड़ता है और किस तरीके से जो है वो अपना प्रस्तुत करते समय जो है उसकी भाव भंगिमा होती है, किस प्रकार से वह अंगों का संचालन करता है। जिस प्रकार का भाव उस विषय वस्तु में है, उस प्रकार का भाव जो है वो बालक के मुखमंडल पर जो है
इसे हम वाचन मुद्रा के अंतर्गत देखते हैं। और वाचन शैली के अंतर्गत बालक जो प्रस्तुत कर रहा है वह जो है उसको उचित कंठ साध करके जिस प्रकार से उचित आरोह और अवरोह देने की आवश्यकता होती है, उस आरोह और अवरोह के साथ में, उचित गति के साथ में, उचित भाव भंगिमा के साथ में जब वो अपनी विषय वस्तु को जो है वो प्रस्तुत करता है तो उसे वाचन शैली कहते हैं। यदि बालक या व्यक्ति जो है उचित रूप से अंगों का संचालन करके और जो है वह अपनी अच्छी वाचन शैली में किसी भी विषय वस्तु को प्रस्तुत करता है तो वह जो है बरबस ही दूसरे लोगों के मन को आकर्षित कर लेता है। दूसरे लोग जो है उससे स्वयं भी आकर्षित होकर के उसको जो है वो देख करके जो है लालायित होते हैं। अब प्रश्न है पठन के अंतर्गत जो है कि पढ़ते समय ध्यान रखने योग्य बातें। जब बालक पढ़ना प्रारंभ करता है तो प्रारंभिक अवस्था में बालक किस प्रकार से बैठता है, किस आसन पर बैठ करके वह पठन करता है, या जब वह अनुकरण वाचन करता है तो उस अनुकरण वाचन में बालक जो है वो किस प्रकार से जो है वो खड़े होकर के किस प्रकार खड़ा होता है। जैसे अगर बालक बैठ करके वाचन कर रहा है तो बालक को जो है वो वीरासन में बैठ करके पुस्तक को जो है वो अपने घुटने पर रख करके जो है उसे वाचन करना चाहिए। यदि अनुकरण वाचन बालक कर रहा है तो अनुकरण वाचन करते समय बालक के हाथ में जो है एक हाथ में पुस्तक होनी चाहिए और आंख से पुस्तक की दूरी जो है वो 1 फुट की दूरी होनी चाहिए। और बालक जहां पर पढ़ रहा हो, पठन कर रहा हो, वहां पर उस बालक की बाईं तरफ से जो है वहां पर प्रकाश आना चाहिए। और बालक जो है वो उचित गति के साथ, जिस प्रकार से बालक की गति, पढ़ने की गति जो है ना अधिक तीव्र हो और ना अधिक मंद हो, तो उचित गति के साथ बालक जो है वह पढ़े। बहुत तेज अगर बालक पढ़ता है या बहुत मंद गति के साथ बालक पढ़ता है तो उसे जो है सुझाव देने की आवश्यकता है। उसे जो है कभी कभी ऐसा भी होता है कि बालक प्रारंभिक अवस्था में तीव्र गति के साथ पढ़ता है और अंतिम अवस्था में समाप्त होते समय चैप्टर वो जो है वो मंद गति से पढ़ता है। तो बालक को बतलाने की आवश्यकता है, बालक को वहाँ पे सुझाव देने की आवश्यकता है कि बालक जो है वो उचित गति के साथ प्रारंभ भी करे और उचित गति के साथ जो है उसका अंत भी करे। तो ये सभी सावधानियां जो है वो बालक को बतलाने की आवश्यकता है। अब जो है वो पठन का अर्थ, पठन का महत्व। हमारे जीवन में जो है वो पठन का बहुत अधिक महत्व है।
पठन ही वह माध्यम है जिसके माध्यम से हम साहित्य के विशाल साम्राज्य में प्रवेश करते हैं। पठन के द्वारा ही हम जितने भी सब साहित्य हैं, हमारा जो भारतीय इतिहास है, हमारे जितने भी पौराणिक ग्रंथ हैं, सभी के बारे में जानकारी, सभी को जो है वो पढ़ने का आनंद हम पठन के द्वारा ही प्राप्त कर पाते हैं। तो ज्ञान वृद्धि के 3 साधन माने गए हैं। नंबर 1 है स्वानुभव, दूसरा है विचार विनिमय, और तीसरा है स्वाध्याय। स्वानुभव जो है, जिसे हम कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष निरीक्षण, स्वानुभव जो है इसे हम प्रत्यक्ष निरीक्षण भी कह सकते हैं। बालक या व्यक्ति जो है वो प्रत्यक्ष निरीक्षण के द्वारा, स्वयं के अनुभव के द्वारा बहुत से ज्ञान को जो है वो अर्जित करता है, सीखता है। किंतु इस बृहद विश्व में इतनी अधिक जो है वो ज्ञान राशि है कि वह स्व अनुभव के द्वारा, स्वयं के द्वारा जो है उन सबको सीखना मनुष्य के बस की बात नहीं है। इसके लिए जो है विचार विनिमय से तात्पर्य है कि बालक जो है वो एक दूसरे के समाज में रहता है, तो बालक जो है समाज के लोगों के साथ में विचार विनिमय करता है। विद्यालय में आता है तो विद्यालय में बालक जो है वो अपने साथियों के साथ में, अपने शिक्षक के साथ में जो है वो किसी भी टॉपिक पर विचार विनिमय करता है, विचार विमर्श करता है। तो वहाँ पर विचार विनिमय के द्वारा जो है बालक को सबसे अधिक जानकारी होती है, सबसे अधिक ज्ञान में वृद्धि जो है वो बालक को विचार विनिमय के माध्यम से होती है। किंतु जब बालक जो है वो विद्यालय छोड़ देता है तो विचार विनिमय का जो एक साधन है ज्ञान का, वो लगभग जो है वो समाप्त हो जाता है। उसके बाद जो है स्वाध्याय जो है वो स्वाध्याय ऐसी क्रिया है कि मनुष्य के जन्म मृत्यु पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। मनुष्य जो है वह स्वाध्याय के द्वारा अनेक प्रकार के जो है वो ग्रंथों का अध्ययन करके वो स्वयं के ज्ञान को जो है ज्ञान में अभिवृद्धि करता है, और जो है वो हमेशा जो है वो स्वाध्याय के माध्यम से वो जो है वो अपने ज्ञान में बढ़ोतरी करता रहता है। बच्चों, पठन एक ऐसी प्रक्रिया है, स्वाध्याय एक ऐसी प्रक्रिया है कि हम कहीं पर भी हैं, हम घर बैठे हैं, हम घर बैठ करके जो है ऊब रहे हैं, तो ऐसे समय में हम अच्छी पुस्तकों का स्वाध्याय करके अपने उस समय को जो है अच्छे से सदुपयोग कर सकते हैं। हम बीमार हैं, हम कहीं पर यात्रा कर रहे हैं, हमारे सामने किसी प्रकार की कोई समस्या है, तो वहाँ पर हम जो है वो पठन के माध्यम से, स्वाध्याय के माध्यम से जो है हम जो है उसे उस समय को जो है वो का उपयोग करके जो है हम अपने ज्ञान में अभिवृद्धि कर सकते हैं। तो फ्रांसिस बेकन ने पठन के संबंध में कहा है कि
सम्मेलन से मुस्तैदी और लेखन से दुरुस्ती आती है, किंतु मनुष्य में पूर्णता जो है वो पठन के द्वारा ही आती है। अब हम आपके समक्ष जो है पठन के प्रकार रखेंगे। पठन के प्रकार में पहला है सस्वर पठन और दूसरा है मौन पठन। सस्वर पठन और मौन पठन। सस्वर पठन में लिखित भाषा के ध्वन्यात्मक पठन को हम सस्वर पठन कहते हैं। सस्वर पठन के माध्यम से हम जो है वो अनेक प्रकार से जो है वो बालक के अंदर के संकोच को, बालक के अंदर के झिझक को जो है वो दूर करने का प्रयास करते हैं। बालक जब पढ़ना प्रारंभ करता है तो वह सस्वर पठन के माध्यम से ही जो है वो पढ़ना प्रारंभ करता है। इसके कई लाभ हैं और सस्वर पठन के जो है बहुत ही महत्व हैं। सस्वर पठन के द्वारा जो है वो बालक के अंदर जो संकोच की भावना होती है, बालक के अंदर जो झिझक की भावना होती है, वह भावना जो है वो समाप्त हो जाती है। बालक जोर जोर से पढ़ता है, बालक अपने साथियों के साथ में पढ़ता है, तो वहाँ पर जो है उसे जो है वह बालक के अंदर की वो भावना जो है वो दूर हो जाती है। तो सस्वर पठन जो है वो संवेग रूप में भी पठन किया जाता है। पठन के दो प्रकार हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि सस्वर पठन और मौन पठन, और इसमें एक है व्यक्तिगत पठन और दूसरा है सामूहिक पठन। व्यक्तिगत पठन जो है जब अध्यापक बालक के समक्ष आदर्श वाचन करता है तो आदर्श वाचन करने के पश्चात बालक जो है उसका अनुकरण वाचन करता है। अनुकरण वाचन करते समय बालक कहाँ पर त्रुटि कर रहा है, कहाँ पर उससे त्रुटियां हो रही हैं, कमियां हो रही हैं, शिक्षक को उस समय ध्यान रखने की आवश्यकता है। शिक्षक जो है उसे देखेगा, किंतु बीच में उस बालक को नहीं टोकेगा। बालक का जब पठन पूर्ण हो जाएगा उसके पश्चात जो है वह बालक को जहाँ पर वह त्रुटि करता है वहाँ पर जो है वह उसे इंगित करेगा और उसे बतलाएगा, जिसके माध्यम से वह बालक जो है अपनी त्रुटियों को दूर करने का प्रयास करेगा। और जो सामूहिक पठन है, सामूहिक पठन जिसे हम कह सकते हैं कि संवेग पठन, संपूर्ण कक्षा जो है वह एक साथ में पढ़ती है, जिसे हम सामूहिक पठन कर सकते हैं। तो इससे भी बड़ा लाभ है। जो बच्चा अकेले खड़े होकर के व्यक्तिगत पठन करने में संकोच का अनुभव करता है, वह बच्चा सामूहिक रूप से वह बच्चों के साथ में वो बैठ करके जो है वो आराम से पढ़ लेता है। तो उसका जो है फल ये होता है कि बालक जब साथियों के साथ में सामूहिक रूप से संवेद रूप से पढ़ता है तो उसके अंदर जो संकोच की भावना होती है, उसके अंदर जो झिझक की भावना होती है, वह जो है धीरे धीरे समाप्त हो जाती है और बालक जो है वो व्यक्तिगत पठन करना भी प्रारंभ कर देता है। तो उसी तरीके से जो सस्वर पठन है, सस्वर पठन जो है वही सामूहिक पठन का रूप है। सस्वर पठन में बालक
भावना बालक के अंदर होती है वो भावना दूर हो जाती है। और एक लाभ और होता है सरस्वर पठन करने से कि बालक का उच्चारण जो है वो शुद्ध होता है। और एक लाभ और होता है कि बालक जब सरस्वर वाचन करता है या सरस्वर पठन करता है तो बालक के अंदर आत्मविश्वास में अभिवृद्धि होती है और बालक का जो है वह सर्वांगीण विकास होता है। और बालक जो है वो सरस्वर वाचन के द्वारा या सरस्वर पठन के द्वारा जो है वो एक कुशल वक्ता बनता है। तो ये था आपका सरस्वर पठन। अब मौन पठन। मौन पठन उसे कहते हैं जब हम मुख को बिना खोले, बिना किसी प्रकार की आवाज किए हुए हम जो है वो पठन करते हैं तो उसे हम मौन पठन कहते हैं। तो मौन पठन के संबंध में जड़ महोदय ने कहा है कि जब छात्र पैरों से चलना जो है वो सीख जाता है तो घुटनों के बल खिसकना छोड़ देता है। उसी तरीके से भाषा के क्षेत्र में जब बालक जो है वो मौन पठन की कुशलता को प्राप्त कर लेता है तो वह सरस्वर पठन करना छोड़ देता है। तो मौन पठन से बहुत ही लाभ हैं। मौन पठन करने से अगर बालक मौन पठन कर रहा है तो मौन पठन करने से जो है बालक की चिंतनशीलता का विकास होता है, जिससे बालक जो है वो बुद्धिमान बनता है, बालक कल्पनाशील बनता है। और बालक जो है मौन पठन से एक लाभ और होता है कि मौन पठन के माध्यम से बालक को थकान कम लगती है, क्योंकि सरस्वर वाचन में बालक की ऊर्जा जो है वो ऊर्जा का ह्रास होता है, लेकिन मौन पठन में उस अनुपात में ऊर्जा का ह्रास नहीं होता, इसलिए यहाँ पे थकान कम लगती है। और मौन पठन जो है, मौन पठन के माध्यम से जो है अकेले में अगर आप बोल रहे हैं, अकेले में जो है किसी सब साहित्य को लेकर के आप मौन पठन करना प्रारंभ कर देंगे तो वह उबन जो है अकेले की उबन से जो है आप बच जाएंगे। मौन पठन में लाभ है। और उसके अलावा जो है श्रीमती ग्रे एंड रास ने बताया है, उन्होंने एक परीक्षण किया है कि कक्षा 6 का एक बालक जो है वह सरस्वर वाचन में 1 मिनट में 170 शब्द बोल लेता है, वहीं मौन पठन में वही कक्षा 6 का वही बालक 1 मिनट में 210 शब्द बोलता है। इसका तात्पर्य हुआ कि मौन पठन के माध्यम से हमारे समय की बचत भी होती है। और मौन पठन का सबसे प्रमुख लाभ यह है कि मौन पठन के द्वारा बालक जो है जो जिस विषय वस्तु का अध्ययन कर रहा है उस विषय वस्तु की भाव की गहराई तक पहुंचता है। इस तरीके से मौन पठन से बालक को बहुतायत लाभ है। तो मौन पठन के कुछ जो है वो साधन भी हैं। सरस्वर वाचन हम जो है वो जहाँ पर शोरगुल है, दूषित वातावरण है, शोरगुल से संक्रमित वातावरण है, वहाँ पर भी हम जो है वो सरस्वर वाचन या सरस्वर पठन कर सकते हैं। लेकिन मौन पठन के लिए शांतिमय वातावरण की आवश्यकता है, जहाँ पर चाहे वो पठन कक्ष हो, चाहे वाचनालय हो, चाहे वो पुस्तकालय हो, जहाँ वह स्थान जो है वो स्थान शांतिमय होना चाहिए। वहाँ का वातावरण जो है वो बहुत ही शांत स्निग्ध होना चाहिए, तभी बालक जो है मौन पठन के द्वारा लाभ को प्राप्त कर सकता है। और उसके अलावा है मौन पठन करते समय बालक की जो है बालक के अंदर एकाग्रता होनी चाहिए। जब तक बालक का मन एकाग्र नहीं होगा तब तक बालक जो है वो मौन पठन के से संबंधित जो है भाव को प्राप्त नहीं कर पाएगा। मौन पठन करने से उसे उचित लाभ की प्राप्ति नहीं होगी। इसके लिए बालक के अंदर जो है वो एकाग्रता का होना नितांत आवश्यक है। और उसके अलावा है बालक को व्याकरण की जानकारी होनी चाहिए। बालक जब तक विराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ पर करना है, विराम चिन्ह का प्रयोग किस लिए किया गया है, अल्प विराम का प्रयोग, पूर्ण विराम का प्रयोग, अर्ध विराम का प्रयोग किस लिए किया जाता है, अगर वो जानता है तो उस विराम चिन्ह के अनुसार
इसलिए उसका पठन करना जो है वो बेकार हो जाएगा। उसके बाद है कि बालक के पास जो है शब्दकोश होना चाहिए। शब्दकोश से तात्पर्य है बालक को जो है समानार्थी शब्दों का ज्ञान होना चाहिए, बालक को विलोम का ज्ञान होना चाहिए, बालक को तद्भव तत्सम का ज्ञान होना चाहिए, जिससे कि इन सभी के ज्ञान से बालक को जो लेखक है, लेखक की क्षमता का पता चलता है कि लेखक ने किस प्रकार से इन शब्दों का जो है प्रयोग किया है और उन शब्दों से संबंधित क्या अर्थ होगा, बालक जो है मौन पठन के माध्यम से प्राप्त कर लेता है। उसके अलावा है कि बालक के अंदर मौन पठन करते समय धैर्यशीलता होनी चाहिए। प्रायः यह देखा गया है कि चाहे सरल वाक्य हो, चाहे वो मिश्रित वाक्य हो, कभी कभी वाक्य जो है वो आपस में उलझे रहते हैं, तो वहां पर बालक जो है अगर धैर्यशीलता के साथ में मौन वाचन नहीं करेगा तो उसका भाव बालक प्राप्त नहीं कर पाएगा। इसके लिए बालक को बड़े ही धैर्य के साथ जो है उसका मौन वाचन करना चाहिए, जिससे कि उसे उचित भाव की प्राप्ति हो सके। आज का यह चैप्टर यहीं तक। धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलेंगे। 5 मिनट